फ्रेंड्स, आज हम लोग समसामयिक भारत में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आपके कोर्स में है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व के रूप में है। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि भारतीय विदेश नीति का निर्धारण किस प्रकार हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं किन किन तत्वों को शामिल करके इसकी विदेश नीति का निर्माण हुआ और किन तत्वों ने इसकी नींव को तैयार करने का कार्य किया। यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश सत्ता का अधिकार था, और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की नीतियों के आधार पर भारत की विदेश नीति और स्थानीय नीतियों का निर्धारण होता था। वही नीतियों के निर्माता थे। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए भारत के प्रशासनिक नीतियों का निर्माण किया, विदेश नीतियों का निर्माण किया, और अपने हितों के हिसाब से ही विदेशों के साथ संबंधों का संचालन किया। लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो अंग्रेजों की नीतियां थी, उनके विरोध में जब स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ, तो इस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो प्रबुद्ध नेता वर्ग थे, उनमें विदेश नीति के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। उनको इस बात का आवश्यकता महसूस होने लगी कि भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त करके भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना के इसकी नई विदेश नीति का निर्माण करना चाहिए। अंग्रेजों को भारत से भेजने के लिए कई तरह के आंदोलन हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पूरी सक्रिय रूप से यह प्रयास किया कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो। इस तरह से अब 1942 के बाद, 1942 से 1947 के बाद इस तरह की परिस्थितियां तैयार हो गई कि भारत की आम जनता भी अब अंतर्राष्ट्रीय जो विषय थे उनमें रुचि लेने लगी और इस बात का अनुभव करने लगी कि भारत की भी एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आज़ादी की प्रक्रिया तेज हो गई, गतिविधियां तेज़ी से चलने लगी, तो इस दौरान कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ मेलजोल करके भारत के विदेश नीति के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस तरह 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आरंभ हुई। कांग्रेस, जो भारत की आज़ादी के लिए एक अग्रणी संगठन के रूप में उसने कार्य किया था, वो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उचित प्रतिनिधित्व कर रहा था। 1947 के बाद भारत ने अपने नीतियों में एक नवीन अनुभव किया, क्योंकि उससे पूर्व तक वो अंग्रेजों की दास्तां में था। अब भारत ने स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं घट रही थी उनमें अपनी रुचि व्यक्त की और उन पर अपने विचार भी व्यक्त किए। अब एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देश, जो भारत की तरह ही अंग्रेजों की औपनिवेशिक दास्तां और दूसरे यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक दास्तां में रह चुके थे, भारत ने उनकी अगुवाई करके उनको भी उचित न्याय दिलाने और आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास किए। 1947 के बाद भारतीय विदेश नीति पर बिना किसी दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने में आगे बढ़ी और जितनी भी परेशानियां आईं उनका उचित समाधान करके विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत करी। अब हम भारतीय विदेश नीति को हमें समझना है, तो उसको समझने के लिए हमें उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए उसकी जो विशेषताएं हैं, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, उनको देखते हैं। सबसे पहली भारतीय विदेश नीति की विशेषता है गुट निरपेक्षता या असंलग्नता। इसके बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख विशेषता रही है, प्रमुख तत्व रही है। इसका जन्मदाता भारत में नेहरू जी को माना जाता है। हमने पढ़ा था पहले कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत दो गुटों में विभक्त हो गया, पहले गुट का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व सोवियत रूस कर रहा था। अमेरिका जहां उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, दक्षिणपंथी ताकतों का नेतृत्व कर रहा था, वहीं रूस में नवोदित समाजवादी राष्ट्र के रूप में उभरा था। यहाँ पर समाजवादी विचारधारा को वह सभी दुनिया के सभी राष्ट्रों में फैलाना चाहता था। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और दिनों दिन यह तेजी से बढ़ता गया। इन परिस्थितियों में जब विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया तो नेहरू जी का मानना था कि एशिया और अफ्रीका के जो देश अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, जिनको अभी अभी आज़ादी मिली है, और भारत को तो विभाजन की मार और झेलनी पड़ी थी, भारत दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभक्त हुआ था, तो उनका मानना था कि नव स्वतंत्र देशों और विभाजित देशों को अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के नेतृत्व में जो गुट बने हुए हैं, उनके साथ मिलना और उनके साथ सहयोग करना उन देशों के लिए लाभदायक नहीं होगा। इससे लाभ के स्थान पर हानि ही ज़्यादा होगी इन देशों की। अगर इन देशों को स्वतंत्र देशों की आवश्यकता है इस समय, जो नव स्वतंत्र देश हुए हैं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों की प्राप्ति, ऐसे में इन सैनिक गुटों के साथ मिलकर इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। भारत और उसके जैसे जितने भी विकासशील देश थे, उनके लिए ज़रूरी था कि उनको विकास करने के लिए एक माहौल मिले, शांति मिले। ऐसी स्थिति में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और इसके तहत उसने विश्व के स्तर पर खड़े दोनों सैनिक गुटों से अलग रहकर एक नई नीति को प्रतिपादित किया और उसका पालन किया, जो आगे चलकर भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बन गई। नेहरू ने बच्चों गुटनिरपेक्ष की प्रतिबद्धता पर बहुत जोर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संपूर्ण विश्व दो विरोधी गुटों में बटा हुआ था और शीत युद्ध दोनों के मध्य प्रारंभ हो गया और इस शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित किया और शीत युद्ध के इस माहौल ने विश्व में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि ऐसा लगने लगा जैसे विश्व स्तर पर क्या होगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। दोनों गुट अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सैनिक शक्ति बढ़ाने लगे, सैनिक तैयारियां तीव्र हो गई। नाटो, सीटो, वारसा आदि जैसे सैनिक समझौते हुए, सैनिक संगठन स्थापित हुए। ऐसी स्थिति में यदि नव स्वतंत्र भारत इस प्रतिस्पर्धा में किसी भी गुट के साथ शामिल हो जाता तो यह उसके लिए काफ़ी विनाशकारी साबित होता। भारत की जो समस्याएं थी उनको वो सुलझा नहीं पाता और आर्थिक स्थिति और अधिक कमज़ोर हो जाती। ऐसी स्थिति में वह क्या करे, तो भारत के सामने दो विकल्प थे। पहला, या तो किसी एक गुट में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के क्षेत्र में को बढ़ावा दे और समाज विरोधी जो कार्य हैं उनमें संलग्न हो जाए। दूसरा विकल्प ये था कि दोनों गुटों से अलग रहकर दोनों विरोधी गुटों में एकता स्थापित करने का प्रयास करे। अतः भारत ने क्या किया कि दूसरे विकल्प को चुनते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और विदेश नीति के क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता की नीति को न केवल सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया बल्कि उसे व्यवहारिक रूप देते हुए उसको क्रियाशील भी किया और अपना उसको मूर्त रूप प्रदान किया। हालांकि विश्व के दोनों गुटों के द्वारा इसका विरोध किया गया और तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में इसको सही नहीं माना गया, लेकिन धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के देशों ने इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट किया और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों गुटों ने भी इस विचारधारा को स्वीकार किया और अपनी स्वीकृति प्रदान की। अब हम ये देखते हैं कि इस नीति को भारत को क्यों अपनाना पड़ा, ऐसी क्या परिस्थितियां थी भारत के सामने कि इसको अपनाना पड़ा।
इनको हम शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहली है चीज़ भारत का, नवोदित भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण। ये चीज़ हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हम स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने भारत का जिस प्रकार से शोषण किया और भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो ऐसी स्थिति में भारत को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आवश्यक था कि भारत किसी भी गुट से अलग रहकर अपनी स्थिति सुधारने पर जोर दे, संसाधनों के विकास पर जोर दे, जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही तरीके से उपयोग करे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि 2 विरोधी गुटों में बटा हुआ था, उनमें शीत युद्ध की स्थिति थी और दिनों दिन पारस्परिक तनाव और वैमनस्य बढ़ता जा रहा था। तो उस तनाव को कम करने के लिए भी भारत ने इस विचारधारा को अपनाया। इसके अतिरिक्त उच्च भारतीय राष्ट्रवाद जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्पन्न हुआ था, विश्व में शांति कायम करने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्व स्थापित करने, अपनी साख को स्थापित करने, विश्व राजनीति में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर करने और वैचारिक मतभेदों को दूर करने के लिए भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप असंलग्नता की या गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, जो भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बन गई। इस तरह से इन कारणों से यह स्पष्ट होता है कि जो भारतीय की असंलग्नता की नीति थी वो परिस्थितियों के अनुरूप थी, राष्ट्रहित में थी और इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अलग पहचान दी। नेहरू जी के जीवन काल तक यह प्रक्रिया, यह नीति सही रूप से संचालित होती रही। बाद में इसमें कुछ कमियां आई, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुछ सुधार करके आज भी यह नीति भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में पहचानी जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने असंलग्नता को भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आधार तो माना ही, साथ ही इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए, विश्व के बिरादरी में इसको सम्मान और प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए इसको आंदोलन का रूप दिया, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का प्रमुख योगदान रहा। छोटे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा। इन लोगों ने अपने प्रयासों से असंलग्नता आंदोलन को विश्व स्तर पर खड़ा किया और इसके माध्यम से विश्व शांति में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। इस तरह से हम देखें तो भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता असंलग्नता की विचारधारा को एक आंदोलन का रूप देना था, ताकि विश्व के जितने भी नवोदित राष्ट्र हैं, एशिया और अफ्रीका के जितने नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उसको इस विचारधारा का अधिक से अधिक लाभ मिले और वो विश्व राजनीति के जो तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं, उनसे दूर रहें। अगली विशेषता है बच्चों पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता रही है। इस सिद्धांत ने भारत को विश्व के समक्ष एक विशिष्ट और सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। पंचशील के सिद्धांत को भारतीय विदेश नीति की आधारशिला माना जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्राचीन काल में बौद्ध और जैन धर्म के माध्यम से और आधुनिक काल में गांधी ने अपने आंदोलन के माध्यम से, अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारत में अहिंसा के महत्व को समझाया। इन्हीं तत्वों को, जो अहिंसा के तत्व थे, पंच महाव्रत थे, उन्हीं को आधार मानकर आधुनिक काल में पंचशील का सिद्धांत भारत ने प्रतिपादित किया, जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ किए जाने वाले आचरण को अनुशासित करने वाले थे। पंचशील के सिद्धांत में कुछ ऐसे तत्व शामिल थे जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सद्भाव पैदा करके विश्व शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि पंचशील के
अंतर्गत रखे गए 5 सिद्धांत कौन से थे जिनके अंतर्गत समझौते किए गए। पहला है सभी राष्ट्र एक दूसरे की भौगोलिक अखंडता, सार्वभौमिकता और संप्रभुता का पालन करेंगे। दूसरा, आक्रमण की नीति का परित्याग करेंगे और कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर ना तो आक्रमण करेगा और न ही उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा। तीसरा है कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है समानता और परस्पर लाभ की नीति का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते हुए यह ध्यान रखेंगे कि न उनमें कोई छोटा है और न कोई बड़ा, और एक दूसरे के पारस्परिक हित में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लास्ट पॉइंट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाया, जिसका अर्थ है कि सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहते हुए अपनी पृथक पृथक पहचान और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह से पंचशील के सिद्धांत के माध्यम से भारत ने अपने सिद्धांत जो अपने विचार थे वो प्रस्तुत किए। 1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौते में इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पालन किया गया। 28 जून 1954 को भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों का एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और उसके माध्यम से उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। एशिया के लगभग उन सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांत के महत्व को समझते हुए इसके सिद्धांतों को स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए बच्चों तो पंचशील के सिद्धांत को मान्यता 14 सितंबर 1949 को ही मिल गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया। इस तरह से इसके महत्व को देखते हुए पंचशील के सिद्धांत को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। अप्रैल 1955 में बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ अफ्रीकी और एशियाई देशों का। इंडोनेशिया की राजधानी है बांडुंग। इस सम्मेलन में पंचशील के सिद्धांतों को और अधिक व्यापक रूप दिया गया और इसमें 5 और तत्वों को जोड़कर 10 तत्वों की स्थापना की गई। यह पंचशील सिद्धांतों की व्यापकता का, इनके महत्व का संकेत देते हैं, उसके परिचायक हैं। अब ये 10 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला है मौलिक अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक के अधिकारों को जन्मसिद्ध अधिकार बनाना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में समाहित सिद्धांत के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए उनका पालन करना। तीसरा, छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त कर सभी राष्ट्रों की समानता स्वीकार करना और जाति, प्रजातियों और नस्लों की समानता की बात भी इसमें कही गई। अन्य राष्ट्रों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुरूप प्रत्येक देश को आत्मरक्षा करने का अधिकार होगा। महाशक्तियों का उद्देश्य विशेष प्रयोजन से बनाई गई संस्थाओं और व्यवस्थाओं से अलग रहना होगा। यह बिंदु भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को पर्याप्त महत्व प्रदान करता है कि महाशक्तियाँ यदि तीसरी दुनिया के देश कोई भी विचारधारा को अपनाते हैं तो उसमें किसी तरह की अड़चन महाशक्तियों के द्वारा पैदा नहीं की जाएगी। एक दूसरे को आक्रमण की धमकी नहीं देना, सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना, आपसी सहयोग और हितों की वृद्धि करना, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के प्रति सम्मान की भावना रखना। ये 10 तत्व बांडुंग सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए। इस तरह से भारतीय विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत को जब शामिल किया गया और व्यापक सहमति मिली तो ये विश्व शांति का एक मंत्र बन गया। इसमें बांडुंग सम्मेलन का विशेष योगदान रहा और पंचशील का सिद्धांत इस सम्मेलन के दौरान व्यापक रूप से उभरा। इस नए सिद्धांत के वाहकों में जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाइन, कर्नल नासिर और सुकर्ण जैसे व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा।
जिन्होंने यह व्यक्त किया कि तीसरी दुनिया के देश भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्षधर हैं। भारत पंचशील के सिद्धांतों का अपनी तरफ से सफल रूप से संचालन करता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो चीन के द्वारा समय समय पर भारत पर आक्रमण करके भारत के के अधिकार वाले क्षेत्रों पर अधिकार करके और भारत पर विभिन्न तरह के आरोप लगाकर पंचशील के सिद्धांत के प्रति उसने आशंका व्यक्त की है, जैसी भारत को उससे आशा नहीं थी। लेकिन फिर भी भारत की विदेश नीति में आज भी पंचशील के सिद्धांत को वही महत्व प्राप्त है जो पहले था। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा कि प्रारंभिक विशेषताएं क्या थी। गुटनिरपेक्षता की नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन उससे जुड़ा हुआ है, पंचशील का सिद्धांत। अब आगे क्लास में हम लोग भारतीय विदेश नीति की और प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।